नमस्कार। आप सभी सम्मानित कर्मचारी साथियों का ज्ञान सुधा की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सरकार की एमएससीपी योजना, जिसका पूरा नाम मॉडिफाइड अशोर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम है, जो कि एसीपी के स्थान पे या अशोर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के स्थान पे लागू की गई है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम एमएससीपी को 4 चरणों में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले इस योजना के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे। फिर इस योजना के अंदर जो विकल्प पत्र या ऑप्शन फॉर्म भरा जाता है उसको कैसे भरते हैं और उसमें ऑब्जेक्शन कैसे ना लगे, इसका ध्यान रखते हैं, ये जानेंगे। फिर एमएससीपी योजना का लाभ लेने के लिए हमारे पास किन किन दस्तावेजों का होना ज़रूरी है वो जानेंगे। और अंत में हमारे शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन पोर्टल की मदद से इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं और किस किस स्थान पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, ये जानेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी इस छोटी सी वीडियो को। साथियों, सरकार ने एसीपी योजना की जगह एमएससीपी योजना को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया है, जिसका आदेश हमारे राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को निकाला गया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस आदेश में जो मुख्य बिंदु हमें ध्यान रखने हैं वो ये है कि सबसे पहले कि सरकार ने एमएससीपी योजना को 7th पे कमीशन में पे मैट्रिक्स लेवल 1 से पे मैट्रिक्स लेवल 20 तक वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के लिए लागू किया है। लेकिन इसमें राजस्थान सरकार की चिकित्सा सेवा या चिकित्सा शिक्षा सेवा में कार्यरत कर्मचारी जिनको पहले से ही डीएसीपी योजना या डायनेमिक अशोर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना का लाभ मिल रहा है, वो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। दूसरा, जैसे कि आपको बताया गया है कि यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू की जा चुकी है। इसके बाद में कर्मचारी को इसका लाभ लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कर्मचारी एसीपी का ऑप्शन दे सकते हैं यदि वो एसीपी में अपना ज़्यादा फायदा समझते हैं। एमएससीपी और एसीपी में मुख्य रूप से फ़र्क ये है कि एमएससीपी योजना के अंदर सभी कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की नियमित सेवा के बाद में करियर उन्नयन या आर्थिक लाभ दिया जाएगा। लेकिन एसीपी योजना में ऐसा नहीं था। एसीपी योजना में जो स्टेट लेवल के कर्मचारी थे, उन्हें 10, 20, 30 साल की सेवा के ऊपर लाभ दिया जाता था और बाकी कर्मचारी को 9, 18, 27 साल की सेवा के ऊपर। लेकिन एमएससीपी में सरकार ने इस फर्क को खत्म करते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की नियमित सेवा पर एक समान लाभ देने का फैसला किया है। इसके बाद में एमएससीपी योजना के अंदर एक कार्मिक की वही सेवा मान्य होगी जो कि नियमित सेवा होती है और उसकी वरिष्ठता के लिए आधार बनती है। मतलब जो आपके प्रमोशन के लिए आपकी सेवा होती है, जिसका काउंट आपके प्रमोशन के लिए होता है, वही सेवा आपके एमएससीपी के लिए भी लागू की जाएगी और मान्य होगी। चौथा, कर्मचारी की सेवा की गणना उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि या फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट से लागू की जाती है या मानी जाती है और उसी के आधार पे कर्मचारियों को एमएससीपी दी जाएगी। लेकिन यदि किसी कर्मचारी के प्रोबेशन को बढ़ाया गया है, अगर वो कर्मचारी किसी भी तरह की छुट्टी लेता है या कोई भी दूसरे कारण से उसका प्रोबेशन की अवधि बढ़ती है, तो उस बढ़ी हुई अवधि को इस एमएससीपी योजना के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। 5वें पॉइंट में हम देखते हैं कि यदि कर्मचारी प्रोबेशन पूरा होने के बाद भी अगर असाधारण अवकाश या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लेता है, तो भी इस लीव को उसकी नियमित सेवा में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर रहता है या विदेश सेवा में रहता है, तो इस अवधि को उसकी नियमित सेवा में काउंट किया जाएगा। और इसका अंतिम बिंदु ये है कि यदि किसी कर्मचारी को पदोन्नति का अवसर मिलता है या उसको प्रमोशन मिलता है, लेकिन वो कर्मचारी छोड़ देता है और उस प्रमोशन के तुरंत बाद उसे एसीपी या एमएससीपी मिलने वाली है और वो चाहता है कि प्रमोशन छोड़ के मैं एसीपी या एमएससीपी ले लूं, तो ऐसा नहीं होगा। कर्मचारी को प्रमोशन छोड़ने के बाद में एसीपी या एमएससीपी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी कर्मचारी को पहले ही एसीपी या एमएससीपी योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है और उस लाभ प्राप्त होने के बाद में उसे प्रमोशन मिलता है, तो फिर वो कर्मचारी उस प्रमोशन को छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना होगा कि कर्मचारी केवल एक बार ही एमएससीपी या एसीपी मिलने के बाद में अपने प्रमोशन को छोड़ सकता है।
अगर वो दूसरी बार भी ऐसा करता है तो उसके बाद आगामी एसीपी या एमएससीपी जो उसको मिलने वाली है, जो उसकी 18 साल की अवधि या 27 साल की अवधि पर मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। इसलिए आप पहले ये ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी प्रमोशन को छोड़ते हैं तो उससे पहले ही आपको एमएससीपी मिल चुकी हो, और उसके बाद में एमएससीपी मिलने के बाद में एक प्रमोशन के बाद में यदि दूसरी बार आपको प्रमोशन मिलता है तो उस लाभ को आप ले लें, वरना अगली जो एमएससीपी या एसीपी है वो आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए साथियों, अब हम एमएससीपी योजना के विकल्प पत्र के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं कि एमएससीपी योजना 2023 के अंदर जो सरकार ने विकल्प पत्र या ऑप्शन फॉर्म निर्धारित किया है, उसका परफॉर्मा क्या है। अगर कोई भी कर्मचारी पूर्व से चली आ रही एसीपी योजना का लाभ लेने का ही इच्छुक है, तो उसे इस विकल्प पत्र के पॉइंट नंबर 2 को भरना होगा और 1 को स्ट्राइक आउट करके काटना होगा। लेकिन यदि कोई कर्मचारी नवीन एमएससीपी योजना का लाभ लेना चाहता है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है, तो उसे इस ऑप्शन फॉर्म के पॉइंट नंबर 1 को भरना होगा और पॉइंट नंबर 2 को स्ट्राइक आउट करना होगा। इसके बाद में कार्मिक को अपना वर्तमान पे लेवल, जो कि 7th पे कमीशन के अनुसार है, उसे लिखना होगा, और साथ ही साथ में अपना जो मूल वेतन है, जो इस महीने वो ले रहा है, वो लिखना होगा। फिर अपनी डिटेल भर के सिग्नेचर करने होंगे। फिर इसके नीचे अंडरटेकिंग को ध्यान से पढ़ते हुए वापस अपनी डिटेल भरते हुए सिग्नेचर करने होंगे, और फिर इसे अपने डीडीओ साहब को या आहरण वितरण अधिकारी को देना होगा। इस डिटेल को जब आहरण वितरण अधिकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से मिलान कर लेंगे, तो उसको रिसीव करके इसके ऊपर सिग्नेचर करके सील लगा देंगे, और ये जो फॉर्म है कर्मचारी को अग्रिम कार्रवाई के लिए अपने पास रखना होगा, क्योंकि इस फॉर्म को कर्मचारी को शाला दर्पण स्टाफ पोर्टल पे अपलोड करना होगा। चलिए साथियों, अब हम देखते हैं कि एक कर्मचारी को एमएससीपी योजना का लाभ लेने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो कर्मचारी के पास में एमएससीपी योजना 2023 का जो विकल्प पत्र उसने भरा है, जो कि उसके डीडीओ साहब द्वारा स्वीकृत किया गया है, वो चाहिए। दूसरा, कर्मचारी को एक 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर या नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर एक घोषणा करनी होगी, जो कि उसकी संतान संबंधी घोषणा होगी, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस घोषणा को भर के इसके बाद में या तो कर्मचारी उसे नोटरी पब्लिक से या फिर अपने आहरण वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाएंगे। इसके बाद में कर्मचारी को उनका प्रथम नियुक्ति आदेश, अगर वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में थे प्रथम में, या डायरेक्ट ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्मिक थे, तो उनका जो फर्स्ट ज्वाइनिंग ऑर्डर है, उस ज्वाइनिंग ऑर्डर के 3 पेज की कॉपी चाहिए। मतलब फर्स्ट पेज, उसके बाद में कर्मचारी का नाम जिस पेज पर है वो पेज, और अंतिम पेज। अंतिम पेज में हम ये ध्यान रखेंगे कि यदि नियोक्ता अधिकारी के द्वारा जो नियोक्ता या नियुक्ति की शर्तें हैं, वो एक से ज़्यादा पेज पर लिखी हैं फिर साइन किए हैं, तो वो सभी शर्तों को शामिल करते हुए, अगर वो एक से ज़्यादा पेज है तो वो ले सकते हैं। अगर वो एक ही पेज पर हैं, डिस्पैच नंबर एक ही पेज पे है, तो वो अंतिम पेज लेना है। फिर जब कर्मचारी अपने प्रथम नियुक्ति स्थल के ऊपर कार्य ग्रहण करता है, तो वो कार्य ग्रहण करते समय जब कार्मिक अपना कार्य ग्रहण के लिए लिखित प्रार्थना पत्र देता है, जिसको डीडीओ साहब अनुशंसित करते हैं, या डीडीओ अलग से कार्य ग्रहण की स्वीकृति के लिए आदेश निकालते हैं, या फिर कर्मचारी की शाला दर्पण कार्य ग्रहण रिपोर्ट जो भी उसके पास अवेलेबल हो, वो भी उसको अटैच करनी पड़ेगी। और फिर इसके आगे जब कर्मचारी का स्थायीकरण होता है 2 वर्ष की सेवा अवधि के बाद में, तो नियोक्ता अधिकारी का स्थायीकरण आदेश और डीडीओ द्वारा कर्मचारी का वेतन नियमितीकरण आदेश, इन दोनों की कॉपी भी कर्मचारी को इस एमएससीपी का लाभ लेने के लिए लगानी पड़ेगी। इसके बाद में यदि कर्मचारी पुराने हैं और उनको 18 या 27 साल की नियमित सेवा के बाद में एमएससीपी प्राप्त हो रही है, और उनका स्थायीकरण छठे वेतन आयोग के अंदर हुआ था, और उसके बाद में उन्हें 7वें वेतन आयोग का परिलाभ मिला है, तो उन कर्मचारियों को 7th पे कमीशन का जो परिलाभ मिला था, उसका आदेश, उसका फिटमेंट ऑर्डर, और उस 7th पे कमीशन का जो ऑप्शन फॉर्म है,
वो तीनों ही एमएससीपी के साथ में अटैच करने हैं। इसके बाद में यदि कर्मचारी को पूर्व में पदोन्नति प्राप्त हो चुकी है, तो कर्मचारी को उस पदोन्नति का विभागीय आदेश, उस पदोन्नति के तहत जब कार्मिक ने नई जगह ज्वाइन किया था उसका ज्वाइनिंग ऑर्डर, और उनके डीडीओ द्वारा जब उनके नवीन पोस्ट के नवीन पे फैक्टर के द्वारा उनका वेतन बनाया गया था तो उसका फिटमेंट ऑर्डर, ये तीनों ही उनको संलग्न करने हैं। यदि कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ है या रीशफल हुआ है, तो कर्मचारी को नए जिले के नियुक्ति आदेश और नए कार्यस्थल के कार्यग्रहण आदेश को भी संलग्न करना होगा। और इस समय हमारे शिक्षा विभाग के अंदर बहुत सारे आईसीडीएस विभाग के कर्मचारियों को मर्ज किया गया है। मतलब शिक्षा विभाग में आंगनवाड़ी से महिला और बाल विकास विभाग की जो आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता थी, उनको शिक्षक के रूप में या पूर्व प्राथमिक शिक्षक के रूप में मर्ज किया गया है। यदि आप उन कर्मचारियों में हैं, तो जब आपको विभाग में मर्ज किया गया है, तो विभाग द्वारा आपके मर्जर का ऑर्डर और शिक्षा विभाग में आपको जो पद अलॉट किया गया है, उस पद पे आपका जो फिटमेंट ऑर्डर आपके डीडीओ ने निकाला है, वो भी आपको इसके अंदर संलग्न करने हैं। इसके बाद ही ये जो आप स्क्रीन के ऊपर एमएससीपी कार्यालय प्रमाण पत्र देख पा रहे हैं, वो कार्यालय प्रमाण पत्र आपकी डीडीओ जारी करेंगे। ये बिंदु नंबर 10 हमारे शिक्षा विभाग के उन साथी शिक्षकों के लिए है जिनका किसी भी कारणवश बोर्ड परीक्षा का परिणाम न्यून रहता है, और उस न्यून रहने के कारण उन्हें विभाग द्वारा सीसीए नियमों के नियम 1958 के नियम 14 के उपनियम 1 के तहत परिनिंदा के दंड से दंडित किया गया है। यदि कर्मचारी को इस तरह के परिनिंदा के कारणवश दंडित किया गया है, तो पूर्व में जब एसीपी मिलती थी तो कर्मचारी को एसीपी 1 वर्ष बाद मिला करती थी। मतलब यदि कर्मचारी को एसीपी 9 वर्ष की नियमित सेवा के बाद मिलनी होती थी, तो इस दंड के कारण वो फिर 10 वर्ष के बाद मिलती थी, 1 वर्ष बढ़ जाता था। लेकिन राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एक आदेश निकाला है, जिसका आदेश क्रमांक F15-1 FD/Rules/2017, जो कि दिनांक 20 जनवरी 2025 को निकाला है। इसमें राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस तरह की परिनिंदा के दंड को वर्णित नहीं किया है, जिसका मतलब ये होता है कि अब एमएससीपी के अंदर कर्मचारियों को परिनिंदा के दंड से दंडित होने के बाद भी एमएससीपी समय पर प्राप्त हो सकेगी। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को अपने शाला दर्पण के ऑनलाइन फॉर्म का जो वो प्रिंट लेता है, और उस फॉर्म के अंदर जब सीसीए नियम वाला जो पॉइंट है उसके नीचे अपने डीडीओ साहब से ये नोट अंकित करवाना है कि इस आदेश के तहत कर्मचारी के ऊपर परिनिंदा का दंड तो लागू है, लेकिन इससे उसकी एमएससीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब ये नोट डीडीओ साहब डाल के सील साइन कर देंगे और कर्मचारी इस एप्लीकेशन फॉर्म को शाला दर्पण पोर्टल पे अपलोड करेगा, तो उसे समय पर उसका एमएससीपी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें किस तरह से शाला दर्पण पोर्टल पे अपना एमएससीपी फॉर्म भरना है। इसके लिए सबसे पहले हम शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन में लॉगिन कर लेंगे। इसके अंदर स्टाफ विंडो के अंदर जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स के बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसके अंदर नवा ऑप्शन जो कि फॉर्म्स है, इस पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको इसके नीचे ही एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस लिखा मिलेगा, आप उस पे क्लिक करेंगे। डिपार्टमेंटल सर्विस पे क्लिक करते ही आपको फिर उसके नीचे वापस फॉर्म्स दिखेगा, आप उस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आएगी जिसके अंदर पहला ऑप्शन अप्लाई फॉर एसीपी, इसे हम चुनेंगे, तब जाके हमारे सामने ये विंडो प्रदर्शित होगी। इस विंडो के अंदर जो सबसे पहले आवेदक की जो पर्सनल डिटेल है वो दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे ये किसी दूसरे कर्मचारी की पर्सनल डिटेल है जिसे हम शो नहीं कर सकते, इसलिए आप अपनी यहाँ पे डिटेल देख के वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद में जो बेसिक जानकारी है, इसमें पहला है एसीपी रिवीजन। अगर यदि आपको एसीपी या एमएससीपी रिवाइज्ड मिली है या रिवाइज लेनी है, तो फिर आप इसके अंदर यस क्लिक करेंगे, वरना इसको नो ही रहने देंगे। और इसके बाद है एप्लीकेशन टाइप, तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एसीपी सेलेक्ट आएगा,
लेकिन जो कर्मचारी एमएससीपी लेना चाहते हैं वो एमएससीपी सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो एसीपी ही लेना चाहते हैं वो एसीपी सेलेक्ट कर लेंगे। और इस एसीपी को सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना वो ऑप्शन फॉर्म जो कि आपने अपने डीडीओ से साइन करवाया था उसकी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको वो मूल पद दिखेगा जिससे आपकी एसीपी या एमएसीपी की गणना की जानी है। तो यहाँ पे जिस तरह से इस कर्मचारी का टीचर लेवल सेकंड मूल पद दिख रहा है, तो किसी का टीचर लेवल फर्स्ट हो सकता है, किसी का सीनियर टीचर हो सकता है, किसी का लेक्चरर हो सकता है। ऐसे जो भी आपका मूल पद होगा वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। इसके बाद यदि कर्मचारी मॉडल स्कूल या स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो इंग्लिश मीडियम होती है वहाँ पे कार्यरत है तो ही वो अपने स्कूल के एनआईसी कोड या शाला दर्पण कोड लिखेंगे, वरना किसी भी स्थिति में आपको अपनी स्कूल के शाला दर्पण कोड नहीं लिखने हैं। इसके बाद में आपको अपनी कार्य ग्रहण तिथि दिखेगी जो कि फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट होती है। यदि कर्मचारी को नॉशनल डेट मिली है या कर्मचारी को नॉशनल का लाभ मिला है तो उसको वो डेट प्रदर्शित होगी, वरना आपको आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट दिखेगी। इसके आगे जो आपको ब्राउज का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको अपना प्रथम नियुक्ति आदेश और आपकी जो कार्य ग्रहण रिपोर्ट है, चाहे वो शाला दर्पण रिपोर्ट है, चाहे डीडीओ का कार्यालय आदेश है, चाहे आपके एप्लीकेशन पे एंडोर्समेंट है, जो भी हो वो दोनों को एक साथ में मर्ज करके पीडीएफ बना के वहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद में आपका समय कि आपने ज्वाइनिंग बिफोर नून सुबह की है या आफ्टरनून या दोपहर बाद में की है, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में हमें हमारी स्थायीकरण तिथि डालने के लिए एक बॉक्स मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप अपना जो प्रोबेशन कंप्लीट होने की डेट है, मान लीजिए आपकी प्रोबेशन कंप्लीट होने की डेट 1 जनवरी 2010 है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके आगे जो ब्राउज का बटन है इस पे क्लिक करके आपका स्थायीकरण आदेश प्लस आपके डीडीओ द्वारा आपका जो फिटमेंट आदेश है उन दोनों को मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे संवर्ग दिखेगा। संवर्ग का मतलब आप किस कैडर से हैं, आप मिनिस्ट्रियल हैं, सबॉर्डिनेट हैं, स्टेट सर्विस में हैं, जो भी आपका कैडर हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इस फॉर्म को सेव कर दीजिए। इसके बाद में आपको आपकी प्रपत्र 10 जो शाला दर्पण पे है उसके अंदर जो आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता आपने दर्ज करके वेरीफाई कर रखी है वो आपको प्रदर्शित होंगी। वो आप देख लीजिए, अगर इसमें कोई चेंज है तो आप उससे पहले एडिट करके फिर वापस इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा सेवा काल में हुई पदोन्नति का विवरण। यदि आपको प्रमोशन मिल गया है तो ही आप इसमें यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। यदि आपको प्रमोशन मिल गया है और आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भी इसको आपको भरना है। तो इसको भरने के लिए सबसे पहले इसके अंदर आप उसका प्रकार चुनेंगे कि किस तरह का प्रमोशन मिला है, फिर पदोन्नति कौन से पद पर हुई थी, उसके अंदर आपने कार्य ग्रहण किया है या नहीं किया है ये सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी डीपीसी किस तरह से हुई थी उस ऑप्शन को चुनेंगे, फिर उस डीपीसी का जो आदेश था उसके आदेश क्रमांक लिखेंगे, उसके आदेश की दिनांक को सेलेक्ट करेंगे और अगर आपने कार्य ग्रहण कर लिया है तो उस कार्य ग्रहण तिथि को आप इसमें अंकित करेंगे और फिर ब्राउज वाले बटन पर क्लिक करके आप उस फाइल को अपलोड करेंगे जो कि आपकी पदोन्नति का आदेश थी। और इस फाइल के साथ ही आपने जब आपकी नए पद स्थापन स्थल पे कार्य ग्रहण किया था तो उसकी रिपोर्ट को भी आपको अटैच करके संलग्न करना है। इसके बाद में आप देखेंगे पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण। यदि आपको पहले एसीपी मिल चुकी है जो कि 9 वर्षीय एसीपी या 18 वर्षीय एसीपी है तो आप इसको यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। अगर आपको एक एसीपी मिली है तो एक की एंट्री करेंगे और दो मिली है तो दोनों की करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले प्रकार के आपको कौन से समय की एसीपी मिली है, प्रथम एसीपी या दूसरी एसीपी, फिर उस समय वेतन आयोग क्या था ये सेलेक्ट करेंगे, फिर वेतनमान और पे बैंड आपका फर्स्ट क्या था एसीपी मिलने से पहले वो लिखेंगे, फिर एसीपी मिलने के बाद क्या हो गया वो लिखेंगे, कौन सी डेट से आपकी एसीपी इफेक्टिव या प्रभावी हो गई थी वो डेट लिखेंगे, एसीपी जो आपकी स्वीकृत हुई उस आदेश का स्वीकृति क्रमांक क्या था वो लिखेंगे, कौन सी दिनांक से आपको एसीपी मिली वो लिखेंगे और विभाग के एसीपी स्वीकृति के आदेश और आपके डीडीओ के फिटमेंट आदेश की दोनों कॉपियों को मर्ज करके इसके अंदर आप उसको अपलोड करेंगे। इसी तरह से आपको दोनों एंट्री करनी है या एक एंट्री जैसा भी एप्लीकेबल हो वैसे आप कर सकते हैं।
फिर आप देखेंगे कि इसमें लिखा है पुनरीक्षित वेतनमान 2008-2017 में निर्धारण का विवरण। यदि आपकी ज्वाइनिंग के बाद में पे कमीशन चेंज हुआ है, अगर आप 6th पे कमीशन के कर्मचारी थे और फिर आपको 7th पे कमीशन मिला है, तो इसके अंदर आप यस करेंगे, वरना आप नो रहने देंगे। और यस करके फिर आप इसकी डिटेल को भरेंगे कि किस टाइप का मिला, कौन सा वेतन आयोग था। जैसे 6th पे कमीशन में आपके 7th पे कमीशन आयोग था, उस समय आपकी पहले वेतनमान क्या था 6th पे के हिसाब से, फिर 7th पे के हिसाब से आपका वेतनमान क्या हो गया, फिर आपने जो विकल्प दिया था उस विकल्प की डेट कौन सी है, ये सब सेलेक्ट करके इसके अंदर आपको 7th पे कमीशन का ऑप्शन फॉर्म, इसके साथ में आपकी डीडीए द्वारा जो नए पे बैंड के ऊपर आपका फिक्सेशन किया था और आपका वेतन निर्धारण किया था, उस आदेश की दोनों कॉपियों को संलग्न करके आपको इसमें अपलोड करना है। इसके बाद में है आवेदित एसीपी का विवरण। वो एसीपी जिसको अब आप लेना चाह रहे हैं, तो प्रकार, अगर आपकी फर्स्ट एसीपी है तो प्रथम, वरना द्वितीय, वरना तृतीय। फिर देय दिनांक कि कौन सी तारीख को आपको एसीपी मिलेगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2010 को हुई है तो आपको एसीपी 1 जनवरी को ही मिलेगी, क्योंकि अगर आपका प्रोविजन नहीं बढ़ा है तो आपका स्थायीकरण 1 जनवरी को ही हुआ होगा, तो वही उसी हिसाब से आपका देय दिनांक होगी। फिर देय वेतन आयोग, तो इस समय 7th पे कमीशन चल रहा है तो आप 7th पे कमीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वेतनमान या पे बैंड लेवल, आप इस समय किस पे बैंड लेवल पर हैं। अगर आप इस समय पे बैंड लेवल 8 पर हैं तो अब आप यहाँ पे 10 सेलेक्ट करेंगे, 10 पर हैं तो 11 सेलेक्ट करेंगे, 11 पर हैं तो 12 सेलेक्ट करेंगे, 12 पर हैं तो 14 सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट वेतनमान है जो आपको मिलना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है वेतनमान पे ग्रेड या पे मैट्रिक्स, तो वही आपको सेलेक्ट करनी है कि आपका जो वेतनमान है वो कौन सी पे मैट्रिक्स के अंदर है, और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में आपको आपकी संतान घोषणा का ऑप्शन दिखेगा, जिसके अंदर पहले है कि दिनांक 31/5/2002 तक जीवित बच्चों पुत्र पुत्री की संख्या। तो इसमें अधिकतर कर्मचारियों के शून्य ही आएगा, तो आप शून्य भर सकते हैं। और अगर किसी के कोई संतान है तो उसका नाम और उसकी जन्म तिथि लिख के सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है दिनांक 1/6/2002 अथवा इसके पश्चात जीवित बच्चों पुत्र पुत्री की संख्या। 1/6/2002 और उसके बाद में अगर आपके संतान की संख्या बढ़ी है, जो भी विवाहित हैं उनकी संतान की अगर संख्या बढ़ी है, तो उस संतान का नाम और उसकी जन्म तिथि यहाँ पे सेव कर लीजिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि संतान का नाम और जन्म तिथि आपको वही रखनी है जो संतान के जन्म प्रमाण पत्र के अंदर प्रमाणित होती है। इसके बाद में संतान संबंधी घोषणा पत्र, जो कि 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपने दिया था, जिसको नोटरी से या आपने डीडीओ से अटैच करवाया था या अटेस्टेड करवाया था, उसकी आपको पीडीएफ कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है। और अंतिम है कि सेवा काल में कर्मचारी को सीसीए नियमों के तहत कोई व्यक्तिगत दंडादेश दिया गया है या नहीं। तो यदि आपको परिनिंदा का दंड दिया गया है तो आपको इसमें नहीं ही रखना है। और अगर परिनिंदा के अलावा कोई दंड दिया है तो आप उसको यस करेंगे और उसके बाद में आप इसको सेव करेंगे। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो इसके बाद में आपके पास में ओटीपी आएगा, ओटीपी को सबमिट करेंगे और आप उसको फाइनल सेव कर देंगे, जिसके बाद में ये एप्लीकेशन आपके डीडीओ साहब के पास में डीडीओ लॉगिन पे चला जाएगा। फिर इस एप्लीकेशन को वो देखेंगे, वेरीफाई करेंगे और अपने पास से प्रमाण पत्र लगा के, सारे अटैचमेंट लगा के उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, जो कि सीबीओ साहब के पास चला जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर जाएगा और आपका फॉर्म आगे अपलोड हो जाएगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा और आपको फर्स्ट टाइम में ही आपकी एसीपी सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो के अंदर दी गई सारी जानकारी अच्छी और काम की लगी, तो आप इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। और अगर इसमें कोई कमी लगी तो निसंकोच हमें कमेंट कीजिए, जिससे मुझे इस वीडियो को और अपडेट करने में और अगली वीडियो को और ज़्यादा अच्छा बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।